सीधा सवाल में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की जंग की। चौथा दिन है आज, 4 दिन हो गए और यह जंग है, यह युद्ध है। भारत पाकिस्तान के बीच भी एक संघर्ष हुआ था, वो 4 दिन चला, फिर संघर्ष विराम हो गया। लेकिन यहां पर युद्ध विराम, संघर्ष विराम की कोई नौबत, कोई सूरत बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि यह जंग परमाणु रंग भी लेती दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सीधे सीधे बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ही तो अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है इजराइल, कि भाई परमाणु हथियार बना रहा है ईरान और हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। अब अगर वो दर्जन भर बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम में मध्यस्थता का जो राग अलापा, उसकी बात अगर माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों देशों के बीच परमाणु फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो सकता था, इसीलिए मैंने कारोबार की दुहाई देकर यह मध्यस्थता कराई। यहां तो सीधे सीधे हो रहा है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। गजब यह है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए और वो कह रहा है मैं ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा, और अमेरिका सीधे सीधे सहारा दे रहा है। इजराइल का एक्सीलेंट शब्द का इस्तेमाल किया सैन्य कार्रवाई के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने। संयुक्त राष्ट्र चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। यूएन सैंक्शंस, यूएन जो प्रोटोकॉल है, जो तौर तरीके हैं, उन सब का उल्लंघन हो रहा है इन हमलों में। पर अगर हम अपने हितों की बात करें, आपकी मेरी आम आदमी जो भारत में बैठा है, ये मिडिल ईस्ट में हो रहा हो युद्ध, लेकिन इसके असरात दूरगामी होंगे, व्यापक होंगे और आपकी मेरी जिंदगी से जुड़े भी होंगे, क्योंकि तेल का खेल भी तो होने वाला है ना, हो गया है वो शुरू। ईरान कह रहा है जो हॉर्मुज की खाड़ी है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, वहां पर वो सब आवाजाही रोक देगा। तो वहीं से तो तेल आता है, हमारा 2/3 तेल वहां से आता है, 86% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। तो तेल में अगर आग लगेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और उसका असर आप पर, मुझ पर, हम सब पर होगा, और यह कितना लंबा चलेगा। और यह दो मुहापन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो चल रहा है, इसके मायने क्या हैं? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं बात करने वाला हूं सीधा सवाल में ईरान और इजराइल के बीच जो जारी जंग है, ये अब क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का। आप जानते ही हैं 4 दिन पहले हवाई हमले, 200 लड़ाकू जहाज ईरान में घुसा दिए थे। इजराइल ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो पहले से स्मगल कर रखे थे। और जो परमाणु फैसिलिटीज, जो परमाणु संयंत्र, जो संस्थान थे, उन पर निशाना साधा। आधा दर्जन से ज्यादा टॉप आर्मी ब्रास वाइप्ड आउट, खत्म कर दिया। परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया। और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलें दागनी शुरू की, और यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिन में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया था, लेकिन यहां पर एक परमाणु युद्ध की अंगड़ाई इस लड़ाई में साफ उभरती दिखाई दे रही है। लेकिन लगता है किसी को कोई परवाह नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच भाई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना हो जाए तो पूरी दुनिया सक्रिय थी, फोन पर फोन बज रहे थे, घंटियां बज रही थी दोनों देशों में। पर यहां पर इजराइल जो कहता है कि भाई जो परमाणु क्षमता है उसे शांति के लिए ना इस्तेमाल कर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में है ईरान। आईएईए ने भी कहा कि 90% एनरिचमेंट प्रोग्राम वो 90% लेवल तक पहुंच गया है, यानी कि हथियार बना सकता है। ये 12 तारीख को आईएईए ने कहा। यही तर्क इजराइल भी दे रहा है कि ये हथियार बनाएंगे
तो हमारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, तो हम तो भैया इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, विल बॉम्ब देम। इसमें अब खास बात क्या आ जाती है, इजराइल खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु हथियार उसके पास हैं, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ईरान जो कर रहा है बिल्कुल गलत है। भाई देश के लिए, वो देश पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों बने, एक न्यूक्लियर थ्रेट क्यों बने? पर इजराइल तो ऑलरेडी एक थ्रेट है और यूएन चुप बैठा हुआ है। कोई देश किसी दूसरे देश में घुस जाए, और यहां पर कमाल की बात यह है, वो 200 लड़ाकू जहाज जो गए, और यहां पर एक्सपर्ट्स हैं उस बात की तस्दीक करेंगे, तो एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हो आपने, जॉर्डन का भी, सीरिया का भी, इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की, तब ईरान में आए। तो पहले ये मुल्क, अरब मुल्क, वो क्या इजराइल का साथ दे रहे थे या किसी दबाव में थे? अब सब साथ आ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई ईरान के साथ हैं, इजराइल गलत कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने इसमें अगुवाई की है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका हिस्सा हम भारत भी हैं, हम भी हैं, उनके बाकी मुल्कों ने, और इसमें रूस और चीन सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने इस हमले की निंदा की है ईरान पर। हम उससे अलग हो गए। तो क्या हम इजराइल के साथ हैं? इजराइल के साथ होने में हमारे हित सदते हैं क्या? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और हमें साधने होंगे, पर वो सधेंगे क्या? इजराइल का साथ देकर। ईरान हमारा एक बहुत पुराना पारंपरिक मित्र है, चाबहार। बंदरगाह में हमारे स्टेक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते सुधरने नहीं है, वो तो पूछ सीधी होती नहीं है, ना होने का नाम ले रही। तो हमें सेंट्रल एशिया के लिए रूट भी चाहिए। अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया जाना है तो चाबहार, वो ईरान में है। हम इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं। इजराइल हमें रक्षा सौदे आजकल बहुत कर रहा है, सैन्य उपकरण दे रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। तो एक टाइट रोप वॉक है भारत की कूटनीति के लिए भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दोगलापन जो हो रहा है कूटनीति के नाम पर, वो क्या हमारे लिए भी खतरे की घंटी बजा सकता है? भाई संघर्ष विराम हुआ, हमने दुनिया के सामने पोल खोल की, पर्दाफाश किया, गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के चलते, लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान का? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो तालिबान पर निगरानी रखने वाली कमेटी है, यानी कि आतंकवाद पर जो निगरानी रखेगी कमेटी, उसकी कमान पाकिस्तान को मिल गई। आतंकी मुल्क, अ फेल्ड रोग नेशन, आतंकवाद पर कमान लगाएगा, यह इनाम मिल गया। और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद रोकने की जो कमेटी है उसकी उपाध्यक्षता मिल गई। वर्ल्ड बैंक ने $1,71,00,000 वो पैसा दे दिया। 20,502 करोड़ रुपए वो आईएमएफ ने दे दिए पाकिस्तान को, भीख मांगता हुआ जो उसका कटोरा, छेद वाला कटोरा। 57% वेटेज आईएमएफ में वोटिंग राइट्स की अमेरिका के पास है। बोला नहीं नहीं, दे दो 20,502 करोड़, ठीक है, ये पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है। और 7,000 करोड़ के करीब एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल गए। तो यह कूटनीति हमारे लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है क्या, कि पाकिस्तान वहां फायदा उठा ले जाए? पर उससे ज्यादा अहम सवाल है आपकी मेरी जेब का, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल। ईरान कह रहा है कि अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां तो भाई मैं सारा व्यापार रोक दूंगा। अब ये 21 मील चौड़ा ये इलाका है, समुद्री इलाका। 20% वैश्विक तेल व्यापार यहां से होता है, और भारत जो 86% कच्चा तेल आज की तारीख में आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसका 2/3 हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अभी
कच्चे तेल की कीमतें $65 पर बैरल पर चल रही थी, अब 11% का इजाफा हो गया, 70 पार हो गई हैं। और आकलन यह किया जा रहा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि ऐसे ही चला तो कुछ ही दिनों में $100 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत हो जाएंगी। और जेपी मॉर्गन तो कह रहा है कि ये $120 पर बैरल तक जा सकती हैं, यानी महंगाई डायन खायत जात है। ये गाना फिर गुनगुनाना पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा। और इसकी पहली लाइन तो ये है, सैया तो खूब ही कमात है, ये 2010-11 की पीपली लाइव का गाना है, तो उसमें कि सैया तो खूब ही कमात है। आजकल तो सैया खूब कमात भी नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आम आदमी का ये हाल हो रहा है, घर कैसे चलेगा भैया। और उसमें महंगाई की ये मार पड़ गई तो क्या होगा। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि $10 प्रति बैरल की वृद्धि से हमारी जो विकास दर, जो हम ताल ठोकते हैं, दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था है हमारी, हर $10 पर 0.3% की कमी आ जाएगी विकास दर में। यानी कि ये $50 टाइप बढ़ गया तो 1.5% की गिरावट, और महंगाई जो अब काबू में थोड़ी आती दिखी, वो फिर रेलमपेल शुरू। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहला, परमाणु जो युद्ध की अंगड़ाई दिखाई दे रही है, इजराइल ईरान की लड़ाई, परमाणु युद्ध की अंगड़ाई, और तेल में होगा खेल, महंगाई की रेलमपेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।